हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर से एक बार लेके आई हूँ आपके लिए हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हिंदी साहित्य के बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और डेली 1 या 2 वीडियोज़ इस चैनल पर आपको मिलती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है, आदिकाल की इस रचना में महाराणा प्रताप का वर्णन मिलता है। इनमें से किस रचना में आदिकाल में महाराणा प्रताप का भी वर्णन मिलता है, आपको ये बताना है। और ऑप्शन दिए गए हैं, प्रताप रासो, खुमान रासो, उदय सिंह रासो और मेवाड़ रासो। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, खुमान रासो में महाराणा प्रताप का भी वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य कुंतक ने इनमें से किसे वक्रोक्ति का एक भेद नहीं माना है। किसे वक्रोक्ति का एक भेद नहीं माना है। कुंतक ने जो वक्रोक्ति के भेद बताए हैं उनमें से भेदों के नाम बताए हैं, और इनमें एक ऐसा है जो कि उनके द्वारा वक्रोक्ति का भेद नहीं माना गया है। वह आपको बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन है, प्रबंध वक्रता, अर्थ वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्थ वक्रता। अर्थ वक्रता राइट आंसर है ऑप्शन बी। अर्थ वक्रता नहीं में आपको आंसर बताना है, तो नहीं के लिए आंसर सही है। इसके अतिरिक्त प्रबंध वक्रता को माना है, वर्ण विन्यास वक्रता भी माना है, और पद पूर्वार्ध वक्रता को भी इन्होंने वक्रोक्ति के भेद के अंतर्गत रखा है। अगला क्वेश्चन है, दल शब्द को सुमेलित कीजिए। दल शब्द का सही सुमेल करना है, यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक समूह है जिनमें दल के ये सभी अर्थ होते हैं। तो दल का पहले में है सेना, समूह और पत्ता होता है दल का अर्थ। दूसरे में दल दल या कीचड़ या पत्ता होता है। तीसरे में है मोटा, समूह और कीचड़ होता है। और चौथे में है दल बल, सेना और कीचड़ होता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा दल के लिए सही सुमेलित अर्थ है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, सेना, समूह और पत्ता। दल का अर्थ सेना, समूह और पत्ता होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, तो यह एक ही शब्द के अनेकार्थी है। आपका इसे बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द वो होते हैं जिनका एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो दल एक ऐसा शब्द है जो कि अनेकार्थी है, क्योंकि इसका अर्थ सेना भी है, इसका अर्थ समूह भी है और इसका अर्थ पत्ता भी है। दूसरी तरीके से आप इसे पर्यायवाची भी कह सकते हैं। जब आपसे सेना का पर्यायवाची मतलब दल का पर्यायवाची पूछा जाता है या सेना का पर्यायवाची पूछा जाता है, तो उसमें दल अगर आता है तो उसका पर्यायवाची होता है। समूह के रूप में भी इसका पर्यायवाची हो गया और पत्ता का भी यह पर्यायवाची हो गया। लेकिन जब आपको एक शब्द और उसके अलग अलग अर्थ दिए गए हैं तो इसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, पथ पथ्य युग्म का अर्थ है। देखिए, इसमें है पथ और पथ्य, थोड़ा सा ही इसमें अंतर है। आपको बताना है कि इस युग्म का, इस जोड़े का क्या अर्थ है। पथ का अर्थ क्या है और पथ्य का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन, इसके लिए ऑप्शन है रास्ता, रोगी का भोजन, रोगी का भोजन, रास्ता, मत और भोजन, ये इनमें से कोई नहीं। तो पथ का अर्थ होता है रास्ता और पथ्य का अर्थ होता है रोगी का भोजन। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। पथ का अर्थ होता है रास्ता और पथ्य का अर्थ होता है रोगी का भोजन। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पायस पावस युग्म का अर्थ है। युग्म है पायस और पावस, इसका आपको अर्थ बताना है। तो ऑप्शन है, खीर और घास होता है, खीर वर्षा होता है, खीर उमस होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज़ तो इसमें क्लियर है कि जो पायस है इसका अर्थ खीर होता है, क्योंकि सभी में ऑप्शन खीर ही दिया गया है पहले में। अब आपको पावस का अर्थ बताना है कि पावस का अर्थ क्या होता है, और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, खीर और वर्षा। तो पावस का अर्थ होता है वर्षा और पायस का अर्थ होता है खीर। यह युग्म शब्द हैं। तो युग्म शब्द में पायस का अर्थ क्या है, खीर है, और पावस का अर्थ है वर्षा। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी रचना है जो तुलसीदास जी की नहीं है। ऑप्शन
राम लला नेहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, राम रक्षा स्रोत। ये राम रक्षा स्तोत्र है, ठीक है, राम रक्षा स्तोत्र, ऐसे राम रक्षा स्तोत्र। तो आपको बताना है कौन सी है जो तुलसीदास की रचना नहीं है। और राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है, जो राम रक्षा स्तोत्र है यह रचना तुलसीदास जी की नहीं है। अब आपको नहीं में आंसर बताना है, इसलिए डी राइट आंसर है। रामलला नेहचू तुलसीदास की रचना है, पार्वती मंगल और जानकी मंगल तुलसीदास की ही रचना है, लेकिन राम रक्षा स्तोत्र जो है यह रामानंद की रचना है। अगला क्वेश्चन है, सिद्धों की संख्या बताई गई है। सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है यह बताना है आपको। 22, 84, 52 या 108। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, सिद्धों की संख्या बताई गई है 84 और नाथ जो होते हैं नाथों की संख्या बताई गई है 9। ठीक है, सिद्धों की संख्या 84 और नाथों की संख्या 9। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। आपको अशुद्ध यानी कि गलत शब्द को बताना है जो कि गलत तरीके से लिखा गया है। पहला है व्यापारिक, सामाजिक, व्यवहारिक और सांसारिक। तो अशुद्ध बताना है व्यापारिक, सामाजिक, व्यावहारिक और सांसारिक। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, व्यावहारिक जो है वह अशुद्ध रूप है व्यवहारिक, क्योंकि ये व्यवहारिक लिखा गया है। इसका जो शुद्ध रूप होता है वो होता है व्यावहारिक। व्यावहारिक इसका शुद्ध रूप होता है, व्यवहारिक नहीं होता, जबकि व्यावहारिक इसका शुद्ध रूप है। इसके अतिरिक्त व्यापारिक सही है, सामाजिक सही है और सांसारिक भी सही है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया, क्योंकि आपको अशुद्ध वाला बताना है। तो जो अशुद्ध है गलत तरीके से लिखा गया है वो ऑप्शन सी है। ठीक है, तो देखिए ये शब्द ऐसे होते हैं जो हमें जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो लगता है कि हमें आता है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में देखोगे, कभी भी अगर आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो वहाँ पर जब ये क्वेश्चन आते हैं तो ये सभी हमें एक जैसे ही लगते हैं। इनके सारे आंसर ऐसा लगता है कि ये सारे सही हैं। अभी आपने जब ये पढ़ा होगा शायद कि जो व्यवहारिक पढ़ा होगा तो शायद आपको ये व्यवहारिक सही ही लगा होगा जब आपने व्यवहारिक पढ़ा होगा, लेकिन यह गलत है। ये व्यवहारिक नहीं व्यावहारिक होता है। केवल मात्राओं का ही अंतर होता है जिसके कारण हमारे शब्द शुद्ध और अशुद्ध होते हैं। और एग्ज़ाम में ये पूरे 1 मार्क्स का नंबर होता है, 1 मार्क्स का होता है एक क्वेश्चन। और अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया तो माइनस मार्किंग आपकी इसकी 1/4 माइनस मार्किंग हो जाती है। और जब आपकी मेरिट बनती है तो उसमें किसी नंबर पर 0.25 और 0.5 या 0.75 से भी हम बीच में अटक जाते हैं। इसलिए अपनी तैयारी को पहले से ही बेहतर बनाएं, जिससे कि आपको ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि आप पॉइंट से रह जाएं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको फिर से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है कि इसमें शुद्ध क्या है। एक शब्द दिया गया है कुमुदनी होता है, कुमुदुनी होता है, कुमुदिनी होता है या कुमादुनी होता है। ठीक है, शुद्ध शब्द आपको बताना है इसमें कि जो कुमुदनी होता है उसे हम किस रूप में लिखते हैं। कुमुदिनी लिखते हैं, कुमादुनी लिखते हैं या कुमुदुनी लिखते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, इसे लिखा जाता है कुमुदिनी। कुमुदिनी इसे लिखा जाता है। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। तो रचना काल की दृष्टि से ये कृतियां दी गई हैं, इसका सही क्रम बताना है। और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। पहले कुवलई माला कथा आती है, फिर राउलवेल है, फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण है और उसके बाद वर्ण रत्नाकर आती है। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल जी ने लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य का कवि किसे कहा है। शुक्ल जी ने लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य का कवि किसे कहा है। ऑप्शन है घनानंद को, बिहारी को, देव को या केशवदास को। तो इसके लिए राइट आंसर बताना है कि शुक्ल ने लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य का कवि किसे कहा है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, घनानंद को। घनानंद के लिए शुक्ल जी ने लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य का कवि कहा गया है। अगला प्रश्न है, बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। बालिका मेरी मनोरम मित्र थी छायावाद के किस कवि की यह पंक्ति है। यह पंक्ति है छायावाद के एक प्रसिद्ध कवि की, कि बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। यह छायावाद के किस कवि की पंक्तियां हैं। ऑप्शन है निराला,
पंत, प्रसाद और महादेवी वर्मा। ऑप्शन है निराला, पंत, प्रसाद और महादेवी वर्मा। और आपको बताना है कि यह किस कवि की यह पंक्तियां थी। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, पंत की। यह जो पंक्तियां हैं यह पंत जी की पंक्तियां हैं। बालिका मेरी मनोरम मित्र थी, यह पंक्तियां पंत जी की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान हैं। किस विद्वान के द्वारा रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा गया है? क्योंकि अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग कालों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। अभी आपसे रीतिकाल के बारे में पूछा गया है कि इसे श्रृंगार काल किसने कहा है। ऑप्शन है मुनिजिन विजय ने, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, पंडित विद्यानिवास मिश्र ने या डॉक्टर सुधीर पचैरी ने। तो राइट आंसर बताना है और राइट आंसर ऑप्शन बी है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम बताया है, श्रृंगार काल नाम दिया है। एक प्रसिद्ध क्वेश्चन बनता है मिश्र बंधुओं से आपने बताना है कि जो मिश्र बंधु थे इन्होंने रीतिकाल को क्या नाम दिया है। कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा कि रीतिकाल को मिश्र बंधुओं के द्वारा क्या नाम दिया गया है। और मिश्र बंधु 3 भाई थे, ठीक है, 3 भाई थे और इनका नाम क्या क्या था यह भी आपको कमेंट में लिख के बताना है कि जो मिश्र बंधु नाम से जो रचनाएं आती हैं कि मिश्र बंधु ने लिखी है तो वो मिश्र बंधु 3 भाई थे, ठीक है। और आपको कमेंट में लिख के बताना है कि वे 3 भाई कौन कौन थे। इससे पहले जो मैं वीडियो डाल चुकी हूँ उसमें मैंने इन मिश्र बंधुओं के नाम बताए हुए हैं कि मिश्र बंधु कौन कौन थे। अगला प्रश्न है, समूचा भारतीय काव्य साहित्य रस को प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न है, उक्त कथन किसका है? समूचा भारतीय काव्य साहित्य रस को प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न है, यह कथन किसका है? यह बताना है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन में है अभिनव गुप्त ने कहा है, शंभु गुप्त ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या नंद दुलारे वाजपेयी ने। राइट आंसर बताना है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, नंद दुलारे वाजपेयी जी का यह कथन है कि समूचा भारतीय काव्य साहित्य रस को प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न है। ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी जी का यह कथन है। अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सूरदास के अनुकरण पर कौन सी रचना की जिसने बाल लीला के कई एक पद ज्यों के त्यों सूर सागर में मिलते हैं? केवल राम और श्याम का अंतर है, केवल राम और श्याम का अंतर है, क्योंकि जो तुलसीदास जी थे वो राम भक्ति काव्यधारा के कवि थे, राम भक्ति काव्यधारा के कवि थे तुलसीदास जी। और जो सूरदास जी थे वो थे कृष्ण भक्ति के कवि, कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि थे, इसलिए उनकी रचना में श्याम मिलता है और राम की रचना में तुलसी की रचना में राम मिलता है, इसलिए केवल राम श्याम का अंतर है। तो बताना है आपको कि यह कौन सी रचना थी तुलसीदास जी ने जो कि सूरदास के अनुकरण पर लिखी। और बाल लीला के कई पद जो कहते हैं जो कि हमें सूरसागर में मिलते हैं, यानी कि सूरदास जी ने जो प्रयोग किए थे या लिखे थे वही पद हमको तुलसीदास द्वारा लिखित उस रचना में भी मिलता है और राम और श्याम का केवल उसमें अंतर है। तो रचना का नाम बताना है कि कौन थी, कवितावली थी, गीतावली थी, कृष्ण गीतावली थी या वैरागी संदीपनी थी। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, गीतावली। ऑप्शन बी राइट आंसर है, गीतावली जो रचना है इसमें तुलसीदास जी ने सूरदास के अनुकरण पर रचना की है। अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास ने इस कारण से तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। किस कारण से तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता में हृदय मंदिर में जो है प्रेम प्रतिष्ठा के रूप में विराजमान है, यह बताना है कारण कि सर्वांग पूर्णता के कारण, समन्वय की भावना के कारण, लोक संग्रह का भाव या दृष्टि विस्तार के कारण। ऑप्शन इसके लिए डी राइट आंसर है, दृष्टि विस्तार के कारण। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिष्य परंपरा का सही क्रम लगाइए। गुरु और शिष्य की परंपरा का इनमें से कौन सा क्रम है जो सही है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, रामानंद जी, अनंतानंद जी, कृष्णदास, अग्रदास और नाभादास। राइट आंसर ऑप्शन बी इसका गुरु और शिष्य परंपरा का सही अनुक्रम है। अगला क्वेश्चन है,
आचार्य शुक्ल ने रद्दी ग्रंथ माना है, इसमें से किस ग्रंथ को आचार्य शुक्ल ने रद्दी ग्रंथ अर्थात कि बेकार ग्रंथ माना है? रद्दी ग्रंथ की संज्ञा इसे दी है, बताना है। और इसके लिए ऑप्शन सी राइट आंसर है। क और ग इसके अंतर्गत आते हैं। राम रक्षा स्तोत्र और योग चिंतामणि को आचार्य शुक्ल जी ने रद्दी ग्रंथ के अंतर्गत रखा है। क और ग इसके लिए राइट आंसर है, राम रक्षा स्तोत्र और योग चिंतामणि को। अगला क्वेश्चन है चौथा, सप्तक के एकमात्र कवि जिनका संबंध राजस्थान से रहा है। तो चौथे सप्तक में कौन से कवि हुए थे जिनका संबंध राजस्थान से रहा था? ऑप्शन है विजेंद्र, मदन डागा, मरुधर मृदुल और नंद किशोर आचार्य। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है, नंद किशोर आचार्य जो चौथे सप्तक के कवि थे, इनका संबंध राजस्थान से रहा था। अगला क्वेश्चन है सॉरी, रांगे राघवकृत रचना है, इनमें से कौन सी रचना है जो कि रांगे राघव द्वारा लिखी गई है? धरती मेरा गांव, तूफानों के बीच, लोई की बहना या मुर्दों की बस्ती। राइट आंसर ऑप्शन बी है, तूफानों के बीच। ये जो रिपोर्ताज विधा की रचना है रांगे राघव जी की और काफ़ी प्रसिद्ध रचना है तूफानों के बीच। अगला क्वेश्चन है, सतगुरु के सत्य करूं, यहाँ सत्य से आशय है। सतगुरु के सत्य करूं में सत्य से क्या अर्थ है? न्योछावर होना सत्य है या कसम है या फिर दिलासा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है इसके लिए, न्योछावर सत्य का अर्थ है न्योछावर। रहीमन आंसुआ नयन ढरी, जिय दुख प्रगट करेई, जाहि निकारो गेह तें, कस न भेद कही देह। इसमें कौन सा अलंकार है? आपको अलंकार बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। रहीमन आंसुआ नयन ढरी, जिय दुख प्रगट करेई, जाहि निकारो गेह तें, कस न भेद कही देह। यहाँ पर अलंकार कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, दृष्टांत अलंकार। इसमें जो अलंकार आता है वह दृष्टांत अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास मानने वाले विद्वान हैं। तो भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किस विद्वान ने माना है? भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किस विद्वान ने माना है, यह बताना है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, इरफान हबीब ने, रोमिला थापर ने या विश्वनाथ त्रिपाठी ने। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास माना गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सत्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याध्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षायाभ्यासत् इति हेतुरत दुभद्वे। यह काव्य हेतु विषयक यह मत किस आचार्य का है? काव्य हेतु विषयक यह मत किस आचार्य का है, यह आपको बताना है। ऑप्शन है वामन, मम्मट, रुद्रट या हेमचंद्र। राइट आंसर ऑप्शन बी है मम्मट। मम्मट का यह मत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सहयोगात्मक अधिगम का अवयव नहीं है? तो सहयोगात्मक अधिगम का जो अवयव नहीं है वह बताना है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, व्यक्तिगत संप्राप्ति। व्यक्तिगत जवाबदेही, सकारात्मक आत्मनिर्भरता, आमने सामने की अंतःक्रिया, यह क्या होती है? सहयोगात्मक अधिगम का हिस्सा होती है। तो व्यक्तिगत संप्राप्ति यह इसका हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से स्थायी भाव नहीं है कौन सा है जो कि स्थायी भाव नहीं है? रति है, रास है, शोक है या स्वेद है? राइट आंसर ऑप्शन डी है इसके लिए, स्वेद स्थायी भाव के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अतिरिक्त रति, रास और शोक ये स्थायी भाव हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। रचनाकार और उनकी रचनाओं को सुमेलित करना है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो क का जो आंसर है वह है चौथा, वर्ण रत्नाकर के लेखक ज्योतिरेश्वर ठाकुर हैं। ख का राइट आंसर है दूसरा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर
भट्ट की रचना है। बीसल देव रासो या नरपति नाहल की रचना है। और जो घ है वह है रोडा, राउलवे जो रचना है वह रोडा की रचना है। इसमें रोड लिखा है, रोडा इसका सही है, रोडा की रचना है। अगला क्वेश्चन है, गोरखबानी के संपादक हैं। गोरखबानी के संपादक कौन है? गोरखबानी के संपादक का नाम बताना है। आचार्य शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, श्याम सुंदर दास हैं या पीताम्बर दत्त बड़तवाल हैं? तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है, पीताम्बर दत्त बड़तवाल। गोरखबानी के संपादक पीताम्बर दत्त बड़तवाल हैं। अगला क्वेश्चन है, जा तनु की झाई परे में अलंकार बताइए। आपको जा तनु की झाई परे में अलंकार बताना है। ऑप्शन भ्रांतिमान अलंकार, श्लेष अलंकार, संदेह अलंकार, स्मृत्याभास अलंकार। तो जा तनु की झाई परे इसमें अलंकार बताना है और राइट आंसर ऑप्शन बी है। इसमें जो अलंकार है वह है श्लेष अलंकार। इसमें जो अलंकार है वह है श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन है, एकुवान पुहवी नरेश कैमासह मुक्कऊ उर उपरी परहरिव वीर कसतर चुक्कऊ। उक्त पंक्तियां किस आधिकारिक ग्रंथ से ली गई हैं? आपको यह बताना है कि जो यह पंक्तियां हैं यह किस ग्रंथ से ली गई हैं। आदिकाल का कौन सा ग्रंथ है जिससे यह रचनाएं ली गई हैं? विजयपाल रासो है, कुमार रासो है, विशलदेव रासो है या पृथ्वीराज रासो है? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। यह पंक्तियां हैं पृथ्वीराज रासो से। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की स्थापना के रूप में हिंदी को स्वीकार करने की तिथि है। तो हिंदी को स्वीकार कब किया गया है? ऑप्शन 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को स्वीकार किया गया है राजभाषा के रूप में। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प से सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस विकल्प से? इसमें जो विकल्प दिए हैं आपको, किसमें सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है यह बताना है। तो उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? उपसर्ग वह होते हैं जो कि किसी शब्द के प्रारंभ में आकर, जो किसी शब्द के प्रारंभ में आकर उसके रूप में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। तो उपसर्ग कहा जाता है जो किसी शब्द के प्रारंभ में आकर उसके रूप में परिवर्तन कर देते हैं। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। इनमें सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पहला है पर्याप्त। पर्याप्त में परि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। परिधन आप्त बराबर पर्याप्त। दूसरा है दुर्दिन, इसमें दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दुर्धन दिन बराबर दुर्दिन। अगला है अभ्यागत, इसमें अभि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अभिधन आगत बराबर अभ्यागत, इसमें अभि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अभिधन आगत बराबर अभ्यागत। तो इस प्रकार जो आपके ये डी वाला ऑप्शन है, इसमें सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग क्या है? जो कि शब्द के प्रारंभ में आकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, का बरखा जब कृषि सुखाने लोकोक्ति का सही अर्थ है। ये लोकोक्ति है, का वर्षा जब, का बरखा जब कृषि सुखाने, जब कृषि सूख गई तो उसके बाद वर्षा का क्या फायदा? तो इसका सही अर्थ बताना है कि क्या होगा। ऑप्शन है, वर्षा ऋतु के बाद फसल कटती है, या वर्षा ऋतु से कृषि को लाभ होता है, काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है, या काम बिगाड़ने के लिए वर्षा आती है। राइट आंसर आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। यह एक लोकोक्ति है। तो जैसे कि आप इसका क्वेश्चन का इसका मीनिंग समझेंगे कि का बरखा जब कृषि सुखाने, यानी कि जब कृषि सूख गई उसके बाद वर्षा होने का क्या फायदा, इसका यह अर्थ है। तो इसके आधार पर आप इसका सही अर्थ यहाँ लगा सकते हैं, ऑप्शन सी, कि जब काम बिगड़ गया तो उसके बाद सहायता व्यर्थ है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शब्द शुद्ध हैं, बताना है। पहला है स्वातंत्र्य हितैषी तदुपरांत, निरपराध उच्छ्वास उच्छृंखल, अनुग्रहित मंत्रिमंडल तात्कालीन, और पुष्टि अभ्यर्थी और उज्ज्वल।
तो वह ऑप्शन बताना है जिसमें सभी शब्द शुद्ध हैं। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, निरपराध, उच्छ्वास और उच्छृंखल। उच्छृंखल, इसमें सभी शब्द सही हैं। स्वातंत्री है, हितैषी और तदोपरांत। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी दिया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है, निरपराध, उच्छ्वास और उच्छृंखल, इसमें सभी शब्द सही हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग का, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी, गोरो गोरो मुख आज ओरो सो बिलानो जात। यह पंक्तियां लिखने वाले कवि का नाम बताना है कि किस कवि के द्वारा यह पंक्तियां लिखी गई हैं। पंक्ति है कि बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी, गोरो गोरो मुख आज ओरो सो बिलानो जात। तो इन पंक्तियों को किस कवि ने लिखा है बताना है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, देव की यह पंक्तियां हैं। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। तो इसी के साथ आज की ये क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। आई होप कि आपको क्वेश्चन यूजफुल लगे होंगे और एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि डेली इस चैनल पर आपको नई नई वीडियोज़ मिलती हैं जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में आपके लिए हेल्पफुल होती हैं।